यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। रेस्तरां मैनेजर की आंखों में हंसी झलकने लगी जब उसने राज सिंघानिया के ऑर्डर किए गए व्यंजनों को देखा। ये बॉस वाकई कमाल का है। ये सारे व्यंजन लॉबस्टर, किंग क्रैब और जायका महल के अन्य महंगे व्यंजन हैं और हर एक की 2-2 सर्विंग्स। ठीक है श्रीमान सिंघानिया, रेस्तरां मैनेजर ने गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर वेटर्स को जल्दी से शेफ को व्यंजन तैयार करने का आदेश देने लगा। श्रेया, कृपया बाद में चेक करो कि आसपास कोई और हाई एंड कराओके बार है या नहीं। एक जगह बुक करो। जो कर्मचारी डिनर के बाद घर नहीं जाना चाहते वे कराओके बार जा सकते हैं। तुम्हारे पास 15,000 का बजट है, इसी के हिसाब से जगह बुक करो। ऑर्डर देने के बाद राज सिंघानिया को याद आया कि उनके पास अभी भी 15,000 सिस्टम फंड्स बचे हैं। इस रेस्तरां में खर्चा थोड़ा कम हो गया। दोनों कंपनियों को मिलाकर करीब 60 लोग हैं और फिर भी 1 लाख रुपये भी खर्च नहीं हुए। ये तो ठीक नहीं लगता है, अगली बार और हाई क्लास रेस्तरां चुनना पड़ेगा। समझ गई श्रीमान सिंघानिया। ये सुनकर श्रेया नायर ने सहमति में सिर हिलाया। उनके मन में विचार आया कि श्रीमान सिंघानिया अपने कर्मचारियों के लिए कितने अच्छे हैं, ऑर्डर करते वक्त सिर्फ महंगे व्यंजन ही चुनते हैं। यहाँ तक कि कराओके के लिए भी हाई एंड जगह चाहिए। श्रीमान सिंघानिया, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपके बिना श्रीमान सिंघानिया आज लोकेश राणा यहाँ नहीं होता। दूसरी मंजिल के रेस्तरां में लौटते ही लोकेश राणा एक गिलास वाइन लेकर आया। राज सिंघानिया ने लोकेश राणा के पीछे की दावत की मेज की ओर देखा और पाया कि बाकी लोग भी गिलास लिए उत्सुक नजरों से देख रहे थे। पिछली बार जब मैंने ज्यादा पी ली थी तब भी इन्हीं लोगों ने मुझे टोस्ट किया था। इस बार मुझे इनका सम्मान करना होगा। अरे गलत, वो तो पिछली बार था। लोकेश, श्रीमान सिंघानिया शराब नहीं पी सकते। राज सिंघानिया के बोलने से पहले ही श्रेया नायर खड़ी हो गईं और भौहें चढ़ाकर बोलीं। उन्हें साफ याद था कि परसों राज सिंघानिया ने फ्रूट बियर ज्यादा पी ली थी। तो फिर हम जूस से टोस्ट करते हैं। जल्द ही राज सिंघानिया के हाथ में एक जूस का गिलास था और वे सोच रहे थे कि ज्यादा नहीं पीना चाहिए। थोड़ी देर बाद राज सिंघानिया ने डकार ली अपने हाथ में जूस देखा और बोले कि अब और नहीं पी सकते। उन्होंने उन लोगों को इशारा किया जो टोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वापस अपनी जगह चले गए। ये लोग अच्छे से खाना नहीं खाना चाहते, बस मुझे टोस्ट करना चाहते हैं। वाकई चिंता की बात है। थोड़ा सोचने के बाद वे खड़े हो गए। चारों ओर देखा तो पाया कि लोकेश राणा एक महिला कर्मचारी से बातें कर रहा था। ये 6ठा नंबर वाला पहले टोस्ट करने में आगे था और अब लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। सोचने के बाद वे सीधे वहां चले गए। लोकेश, ये खाना कैसा लगा? श्रीमान सिंघानिया, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। लोकेश राणा ने राज सिंघानिया को आते देख चापलूसी भरे लहजे में जल्दी से जवाब दिया। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। मैंने देखा कि तुमने काफी देर से चॉपस्टिक्स नहीं छुई। ये लॉबस्टर अच्छा है। राज सिंघानिया ने बोलते हुए एक लॉबस्टर लोकेश राणा की मेज पर रख दिया। ये रहा एक डक लेग और आधा कैन कैवियार। मैंने खा लिया, मैं तृप्त हूँ। श्रीमान सिंघानिया, मैं तृप्त हूँ और नहीं खा सकता। लोकेश राणा ने मुश्किल से एक डक लेग खाया, अपनी छाती थपथपाई और उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। लो, ये रही आधी बोतल रेड वाइन। थोड़ा पी लो और खाना खाओ। ये देखकर राज सिंघानिया ने आधी बोतल रेड वाइन लोकेश राणा के हाथ में थमा दी। लोकेश राणा ने आधी बोतल रेड वाइन को देखा, उसकी आंखें थोड़ी चक्कर खाने लगी, लेकिन श्रीमान सिंघानिया इतने उत्साही थे कि वह मना नहीं कर सका। मुश्किल से आधी बोतल रेड वाइन पी। अब घुटन तो नहीं थी, लेकिन और ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। यहाँ अभी कुछ बड़े झींगे बचे हैं। 6ठे नंबर, मैं कहीं और देखता हूँ। लोकेश राणा को और न सहते देख राज सिंघानिया ने कुछ और झींगे उसके कटोरे में डाल दिए, उसके कंधे पर थपथपाया और चले गए। लोकेश राणा ने श्रीमान सिंघानिया को आखिरकार जाते देख आंसुओं में डूब गया। श्रीमान सिंघानिया हर चीज में अच्छे हैं, बस एक कमी है। वे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे हैं। राज सिंघानिया दावत हॉल में घूमे, उन लोगों को ढूंढते हुए जिन्होंने अभी टोस्ट किया था। लो, ये बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बहुत अच्छा है। अभी आधा कटोरा बचा है, इसे बर्बाद मत करो, सब खा लो। ये समुद्री खीरा काफी बड़ा है। क्या और नहीं खा सकते? ये मछली का सूप अच्छा है, थोड़ा सूप पी लो। 3 राउंड वाइन के बाद खाने के 5 स्वाद भी खत्म हो गए। जब सभी ने लगभग खाना खत्म कर लिया, विक्रम यादव खड़े हुए और बोले, भाइयों, जल्दी घर जाने की हड़बड़ी मत करो। श्रीमान सिंघानिया ने हमारे लिए एक कराओके हॉल बुक किया है।
तुम वहां जाकर गा सकते हो। श्रेया नायर ने कराओके हॉल की जगह तय करने के बाद विक्रम यादव को अगली गतिविधियों के लिए सूचित किया। राज सिंघानिया कराओके हॉल नहीं जाने वाले थे। आखिरकार वहां वे अकेले बॉस होते और कर्मचारी उनके साथ खुलकर नहीं रह पाते। अगले दिन सुबह जल्दी यशवी देसाई द्वारा लाए गए नाश्ते को खत्म करने के बाद राज सिंघानिया कंपनी आए। वे आराम से गेमिंग चेयर पर लेट गए और श्रेया नायर द्वारा तैयार कॉफी पीने लगे। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हाँ, आज विधि सेटलमेंट का दिन है। उनकी चेतना उनके दिमाग में उतरी और उन्होंने विधि पैनल को देखा। होस्ट राज सिंघानिया। सिस्टम फंड्स 3.0840 लाख। पर्सनल असेट्स 1942। सेटलमेंट साइकिल 1 महीना। काउंटडाउन 2 घंटे 38 मिनट। कल की मेहनत के बाद सिस्टम फंड्स आखिरकार 4000 से नीचे आ गए। और आज सुबह जल्दी उन्होंने बिजनेस डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या कोई नया रिजल्ट आया है, और जवाब मिला कि अभी कोई नया रिजल्ट नहीं है। किसी क्लाइंट के अचानक पेमेंट करने की चिंता नहीं थी। उन्होंने लोकेश राणा की तरफ भी ध्यान दिया और उसने कोई छोटी मोटी हरकत नहीं की, तो कपड़ों का बैकलॉग डील करने की जरूरत नहीं थी। चंद्रयान स्टूडियो जब भी नए गेम डेवलप कर रहा था और बाकी गेम्स भी घाटे में थे। सही समय, सही जगह और सही लोग। इस बार विधि सेटलमेंट में उन्हें निश्चित रूप से 40 लाख मिलेंगे। श्रेया नायर, जो दूर से चुपके से राज सिंघानिया को देख रही थी, ने पाया कि आज राज सिंघानिया बहुत अच्छे मूड में हैं। उनकी होठों पर बार बार मुस्कान आ रही थी। श्रीमान सिंघानिया के साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या? वे इतने खुश क्यों हैं? चंद्रयान स्टूडियोज। विक्रम यादव थके हुए चेहरे के साथ कंपनी में आए। कल रात लड़कों ने इतना मजा किया कि आधी रात तक वापस नहीं आए। गुड मॉर्निंग मैनेजर फरहान। आज आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? मैनेजर के ऑफिस से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि फरहान कुरैशी ने आज नाश्ता नहीं किया। उन्हें याद था कि फरहान इस समय हमेशा नाश्ता करते हैं, लेकिन आज नहीं किया, जो थोड़ा अजीब था। मॉर्निंग डायरेक्टर विक्रम, आज सुबह मुझे भूख नहीं लगी। फरहान कुरैशी ने कल रात के अनुभव के बारे में सोचा। श्रीमान सिंघानिया ने उन्हें बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल का एक बड़ा कटोरा दिया था। नहीं, उसे कटोरा नहीं कह सकते, बल्कि एक बेसिन कहना चाहिए। वे लगभग तृप्त हो चुके थे और उस बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल के साथ वे मुश्किल से चल पाए। सुबह उठने पर भी उन्हें अभी थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा था। मैनेजर फरहान, अच्छी खबर है। तियानलोन गेम्स में अचानक बहुत सारी आय हुई। ब्रिजेश पिल्लई उत्साह से मैनेजर के ऑफिस में दौड़ते हुए आए। डायरेक्टर विक्रम भी यहाँ हैं। कमरे में विक्रम यादव को देखकर ब्रिजेश पिल्लई ने विनम्रता से अभिवादन किया। विक्रम यादव ने सिर हिलाया और ब्रिजेश पिल्लई को उलझन भरी नजरों से देखा। मुझे याद है कि तियानलोन गेम हमेशा घाटे में रहा है। हालांकि वे चंद्रयान स्टूडियोज में ज़्यादा समय से नहीं हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने सीखा और समझा है, इसलिए उन्हें तियानलोन गेम के बारे में कुछ पता है। तियानलोन के घाटे का मुख्य कारण यह है कि गेम के प्लेयर्स बहुत कम हो गए हैं और बहुत कम लोग गेम में पैसे चार्ज करते हैं। और इस बार किसी ने गेम में एक बड़ी रकम चार्ज की। ब्रिजेश पिल्लई ने समझाया कि आज सुबह वे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ गेम्स के बैकग्राउंड को चेक किया और अचानक पाया कि तियानलोन के गेम अकाउंट में अचानक 3 लाख रुपये अतिरिक्त आ गए। उन्होंने जिज्ञासा से चेक किया और पाया कि एक नवाब ने परसों गेम में 3 लाख रुपये चार्ज किए। अचानक कितने पैसे बढ़े? फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई के उत्साहित चेहरे को देखकर जिज्ञासा से पूछा। ये तियानलोन गेम में आमतौर पर ऐसी स्थिति होती रहती है। आखिरकार ये गेम पहले बहुत लोकप्रिय था और कुछ पुराने प्लेयर्स जो पैसे की कमी नहीं रखते, कृतज्ञता में हजारों या दसियों हजार रुपये चार्ज कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ब्रिजेश पिल्लई को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा। 3 लाख, पूरे 3 लाख। ब्रिजेश पिल्लई ने 3 उंगलियां दिखाईं और फिर प्रशंसा भरे भाव से बोले। मुझे आखिरकार समझ आया कि श्रीमान सिंघानिया ने उस इक्विपमेंट सेट को इतना महंगा क्यों रखा। इक्विपमेंट की कीमत इतनी ज़्यादा है, सिर्फ उन नवाबों के लिए। आखिरकार नवाबों की नज़र में कुछ हजार और दसियों हजार में कोई फर्क नहीं होता। तियानलोन गेम में प्लेयर्स की बहुत कमी है। अगर कीमत पहले जैसी रखी जाती तो बहुत कम लोग खरीदते। और श्रीमान सिंघानिया की दूरदृष्टि है कि उन्होंने इक्विपमेंट को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा। इस तरह अगर यह बिकता नहीं तो नुकसान ज़्यादा नहीं, आखिरकार यह हमेशा घाटे में रहा है। लेकिन अगर 1-2 नवाब इक्विपमेंट खरीद लेते हैं तो अकाउंट में बड़ी रकम आ जाती है। श्रीमान सिंघानिया का ये दांव शानदार है। ये सुनकर फरहान कुरैशी और विक्रम यादव ने एक दूसरे की ओर देखा और ब्रिजेश पिल्लई के विश्लेषण से सहमत हुए। उम्मीद नहीं थी कि श्रीमान सिंघानिया ने इक्विपमेंट की कीमत इतनी ऊंची रखी और इतना दूर तक सोचा। फरहान कुरैशी ने आह भरी। उन्हें लगा था कि इक्विपमेंट की कीमत इतनी ज़्यादा होने से कोई नहीं खरीदेगा। सचमुच श्रीमान सिंघानिया ही श्रीमान सिंघानिया हैं। लेकिन ये लंबे समय का हल नहीं है। अगर इतने महंगे इक्विपमेंट बेचते रहे तो क्या वे नवाब बार बार खरीदेंगे? विक्रम यादव ने भौहें चढ़ाईं। उनका लहजा थोड़ा अनिश्चित था।
आखिरकार वे नवाब नहीं थे और नवाबों की मानसिकता नहीं जानते थे। ये सुनकर फरहान कुरैशी और ब्रिजेश पिल्लई चुप हो गए। श्रीमान सिंघानिया के इस कदम से तियान लॉन्ग को पैसा मिला, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या नवाब सचमुच खरीदते रहेंगे? थोड़ी देर बाद फरहान कुरैशी ने अपने अभी भी भरे हुए पेट को सहलाया और खड़े हुए। ज्यादा मत सोचो, श्रीमान सिंघानिया के पास अपनी योजनाएं होंगी, हम बस समय आने पर उनका साथ देंगे। जाओ, उन 3 लाख को श्रीमान सिंघानिया के कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ताकि श्रीमान सिंघानिया भी खुश हों। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स। श्रीमान सिंघानिया, मनोहर सिंह ने फ़ोन किया और कहा कि कैंटीन की मरम्मत हो गई है। उन्होंने आपको किचन में पहली आग जलाने के लिए बुलाया है ताकि अच्छी शुरुआत हो। श्रेया नायर ने अभी मिली खबर को राज सिंघानिया तक पहुंचाया। ओह, कैंटीन बनकर तैयार हो गई, चलो देखते हैं। ये सुनकर राज सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। वैसे भी विधि सेटलमेंट में अभी 2 घंटे बाकी थे, तो नई कैंटीन देखना अच्छा रहेगा। श्रीमान सिंघानिया, आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं। श्रेया नायर राज सिंघानिया के पीछे पीछे चलते हुए मुस्कुराईं। सच में? राज सिंघानिया ने मुड़कर श्रेया नायर की ओर देखा। क्या वे इतने स्पष्ट थे? श्रीमान सिंघानिया पूरे दिन मुस्कुरा रहे हैं। कंपनी कैंटीन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कैंटीन के प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछा है, साथ ही एक बड़ा इन्फ्लेटेबल आर्च और दोनों तरफ फूलों की टोकरियां रखी हैं। ये किसी नए स्टोर के उद्घाटन जैसा लग रहा था। ये सब किसने किया? राज सिंघानिया ने उलझन में पूछा। उन्हें याद था कि उन्होंने इन चीज़ों के लिए नहीं कहा था। मैंने सुना कि मनोहर सिंह ने बताया कि यह डेकोरेशन कंपनी ने किया। हमारी कैंटीन के पूरा होने की बधाई के लिए, श्रेया नायर ने जवाब दिया। ये सुनकर राज सिंघानिया ने सिर हिलाया। डेकोरेशन कंपनी ने अच्छा काम किया, इतना पैसा खर्च करना वाजिब था। श्रीमान सिंघानिया, आप आ गए। ये कैंटीन आपके पहली आग जलाने का इंतजार कर रही है। कैंटीन में प्रवेश करते ही मनोहर सिंह अपनी भारी भरकम काया के साथ दूर से दौड़ते हुए आए। हालांकि लंबे समय तक सुबह की दौड़ के बाद वे थोड़े पतले हो गए थे। चलो, राज सिंघानिया ने सिर हिलाया और मनोहर सिंह के साथ बैक किचन की ओर गए। क्या ये पहली आग का मतलब है कि आज उनका सेटलमेंट सफल होगा? हाँ, यह एक अच्छा संकेत है। बैक किचन में पहुंचकर सबकी नज़रों के बीच राज सिंघानिया ने पहली आग जलाई। श्रीमान सिंघानिया, दूसरी मंजिल का लाउंज रूम भी तैयार है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं अभी खाना बनाता हूं और आपको कैंटीन का पहला व्यंजन जरूर चखना होगा। श्रीमान सिंघानिया को आग जलाते देख मनोहर सिंह ने फिर से बोला। ठीक है, तो तुम खाना बनाओ। दूसरी मंजिल के लाउंज रूम में पहुंचकर राज सिंघानिया ने चारों ओर देखा और पाया कि बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, ट्रेडमिल, फिटनेस उपकरण, मसाज चेयर और अन्य चीजें तैयार थीं। तुम इनमें से क्या खेल सकती हो? टेबल टेनिस, है ना? श्रेया नायर ने मनोरंजन सुविधाओं को देखा और पाया कि उन्होंने स्कूल में सिर्फ टेबल टेनिस खेला था। कुछ राउंड खेलो और मजा लो। राज सिंघानिया टेबल टेनिस टेबल के पास कैबिनेट तक गए और एक रैकेट निकालकर श्रेया नायर को दे दिया। थोड़ा खेलने के बाद नीचे व्यंजन तैयार हो गए और दोनों नीचे गए। श्रीमान सिंघानिया, कृपया चखें। राज सिंघानिया ने मेज पर व्यंजनों को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में 6 व्यंजन बन गए। उन्होंने चॉपस्टिक्स उठाए और हल्के से चखा। स्वाद बहुत अच्छा था और यह स्टार रेस्तरां से कम नहीं लग रहा था। क्या मनोहर सिंह को खाना बनाना भी आता है? राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा। स्वाद अच्छा है, मैं अकेले इतना नहीं खा सकता, तुम लोग भी खाओ। राज सिंघानिया ने आसपास के लोगों से कहा। श्रीमान सिंघानिया, मैं नहीं खाऊंगा। श्रीमान सिंघानिया का खाने का न्योता सुनकर मनोहर सिंह का शरीर कांपने लगा। कल रेस्तरां में श्रीमान सिंघानिया ने उन्हें एक पूरा रोस्ट सक्लिंग पिग खाने के लिए मजबूर किया था और कहा था कि इसे 3 कौर में खत्म करना है, और अभी तक वह पच नहीं पाया था। श्रीमान सिंघानिया के खाने के बुलावे पर उनके दिमाग में रोस्ट सक्लिंग पिग की छवि उभरी और उन्हें लगा कि वे जिंदगी में फिर से रोस्ट सक्लिंग पिग नहीं खाना चाहेंगे। कैंटीन का काम निपटाने के बाद राज सिंघानिया ऑफिस लौटे और समय देखा। 12 बजे में बस कुछ मिनट बचे थे, यानी सेटलमेंट कुछ मिनटों में शुरू होने वाला था। इतनी महत्वपूर्ण चीज को वे लगभग भूल गए थे। राज सिंघानिया ने अपने दिमाग में विधि पैनल को देखा और चेहरे पर मुस्कान थी। अरे! राज सिंघानिया एक पल के लिए ठिठके, पलकें झपकाईं और फिर से देखा। होस्ट: राज सिंघानिया। सिस्टम फंड्स 3,308/40 लाख। पर्सनल असेट्स 1942। सेटलमेंट साइकिल 1 महीना। काउंटडाउन 4 मिनट 38 सेकंड। 1, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये पक्का करने के बाद कि उन्होंने सही देखा, उन्हें बहुत बुरा लगा। क्या कब से सिस्टम फंड्स में 3 लाख रुपये अतिरिक्त आ गए? उन्हें साफ याद था कि सुबह ये 308 रुपये थे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा समय में अचानक 3 लाख रुपये बढ़ गए। ये फिर से किस छठे नंबर वाले ने धोखा दिया? काउंटडाउन में कुछ मिनट बचे देखकर राज सिंघानिया जानते थे कि इस बार 40 लाख फिर से उनके हाथ से फिसल गए।
40 लाख, ये पूरे 40 लाख थे। उन्होंने अपनी दोनों जिंदगियों में इतना पैसा कभी नहीं देखा और यह ऐसे ही गायब हो गया। राज सिंघानिया बेसुध अपनी सीट पर ढह गए। उन्होंने इतनी मेहनत की थी। सिस्टम सेटलमेंट शुरू हो रहा है। सिस्टम सेटलमेंट पूरा हुआ और फंड कन्वर्जन शुरू हो रहा है। फंड कन्वर्जन पूरा हुआ और सिस्टम फंड्स रिप्लेनिश किए गए। सिस्टम फंड्स रिप्लेनिश हो गए, कृपया होस्ट चेक करें। होस्ट ने एक और कंपनी का मालिक बनने का साइड टास्क पूरा किया, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, होस्ट कृपया चेक करें। उनके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। राज सिंघानिया ने अपने सिस्टम पैनल को देखा। होस्ट राज सिंघानिया, सिस्टम फंड्स 80 लाख, पर्सनल एसेट्स 5641, सेटलमेंट साइकिल 2 महीने, काउंटडाउन 60 दिन। ठंडे सिस्टम पैनल को देखकर राज सिंघानिया को बस इतनी तसल्ली थी कि इस बार सिस्टम फंड्स 80 लाख तक पहुंच गए अगर वे इस बार इसे सफलतापूर्वक कन्वर्ट कर पाए। उनके पर्सनल एसेट्स सीधे 80 लाख हो जाएंगे। बेशक अब उनके पास 5000 से ज़्यादा पर्सनल फंड्स हैं तो उन्हें इतनी तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। वैसे सिस्टम रिवॉर्ड्स अभी तक नहीं देखे, पता नहीं इस बार क्या रिवॉर्ड मिलेगा। राज सिंघानिया ने सिस्टम रिवॉर्ड इंटरफेस ढूंढा और सीधे रिसीव पर क्लिक किया। पैरेलल वर्ल्ड के 10 क्लासिक गाने होस्ट के मेल बॉक्स में भेजे गए, कृपया चेक करें। 10 क्लासिक गाने। राज सिंघानिया ने जिज्ञासा से ईमेल खोला और गाने अपने मोबाइल और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में डाउनलोड किए। उन्होंने 10 गानों पर जल्दी से नज़र डाली। वे थे इनविजिबल विंग्स, लोनली वॉरियर, रिलीफ ऑफ सॉरो। लेकिन ये गाने उनके लिए शायद किसी काम के नहीं। वे इन गानों को बेचकर पैसा नहीं कमा सकते। उनके पास पहले ही खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। अगर इन्हें बेचकर पैसा कमाया तो क्या वे खुद के लिए मुसीबत नहीं मोल लेंगे? इस सिस्टम के रिवॉर्ड्स बेकार हैं। कोई बात नहीं, अगर बेच नहीं सकते तो खुद सुनने के लिए भी तो अच्छे हैं। राज सिंघानिया ने अनमने ढंग से खुद को तसल्ली दी, फिर हेडफोन्स पहने और पिछले जन्म के गाने सुनने की तैयारी की। लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। इस गाने में ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे, ये तो उनकी अपनी आवाज़ है। ये पैरेलल वर्ल्ड के गाने उनके द्वारा गाए हुए कैसे हो गए? होस्ट हैरान मत होइए, चूंकि इन गानों का इस दुनिया में कोई स्रोत नहीं है, सिस्टम ने इन्हें ऑटोमेटिकली करेक्ट किया। होस्ट ही इन गानों के ओरिजिनल सिंगर हैं। राज सिंघानिया ने सिस्टम की मैकेनिकल आवाज़ सुनी और एक लाइन गाने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि जैसा सिस्टम ने कहा वे इन सभी गानों को गा सकते हैं, और वो भी पूरी महारत के साथ। क्या सिस्टम चाहता है कि वे सिंगर बन जाएं? राज सिंघानिया आलस से अपनी सीट पर लेट गए और इस विचार को झटक दिया। कैसा सिंगर बनना? हर दिन ऐलान करने में थकान होगी, और यह भी पक्का नहीं कि ये गाने इस दुनिया में कितने पसंद किए जाएंगे। तो इस बार सिस्टम फंड्स को पूरी तरह खर्च करने का तरीका ढूंढना ही असली काम है। आखिरकार इस बार 80 लाख हैं, लेकिन उससे पहले उन अचानक आए 3 लाख रुपये का पता लगाना जरूरी है। ये सोचकर राज सिंघानिया अपनी सीट से खड़े हुए काम कर रही श्रेया नायर की ओर देखा और बोले, श्रेय, सिस्टम # अध्याय का अनुवाद मॉडर्न हिंदी जारी। श्रेया, कंपनी के अकाउंट में अचानक 3 लाख रुपये अतिरिक्त आ गए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ये किसने ट्रांसफ़र किए? वे जानना चाहते थे कि यह फिर से किस छठे नंबर वाले की करतूत है। ठीक है श्रीमान सिंघानिया। ये सुनकर श्रेया नायर ने फौरन जांच शुरू कर दी। काफ़ी देर तक ट्रांसफ़र डिटेल्स चेक करने के बाद, श्रीमान सिंघानिया, ये रकम चंद्रयान स्टूडियोज से आई है। चंद्रयान स्टूडियोज? ये सुनकर राज सिंघानिया की भौहें तन गईं। क्या फिर से विक्रम यादव ने कोई गड़बड़ की है? सोचने के बाद उन्होंने फौरन फ़ोन मिलाया। श्रीमान सिंघानिया, आपने मुझे बुलाया? विक्रम यादव की आवाज़ फ़ोन पर आई। हाँ, मैंने देखा कि चंद्रयान स्टूडियोज ने कंपनी अकाउंट में 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। ये क्या माजरा है? राज सिंघानिया ने धीरे से पूछा। श्रीमान सिंघानिया, वो 3 लाख रुपये तियानलोंग गेम्स की आय है। क्या तियानलोंग हमेशा घाटे में नहीं रहा? इतनी आय कहाँ से आए? राज सिंघानिया का लहजा थोड़ा उलझन भरा था। ये सब आपकी बदौलत है श्रीमान सिंघानिया। आपने R&D डिपार्टमेंट से एक नया इक्विपमेंट सेट तैयार करवाया और उसकी कीमत बहुत ऊंची रखी। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे सचमुच खरीदेगा। जिस दिन इक्विपमेंट शेल्व्स पर आया, किसी ने सीधे 3 लाख रुपये चार्ज कर दिए। विक्रम यादव उत्साह से बोल रहे थे। उनके लहजे में राज सिंघानिया के लिए गहरी प्रशंसा थी। काफ़ी देर तक राज सिंघानिया ने धीरे से फ़ोन रखा। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि इस बार सेटलमेंट की गड़बड़ उनकी अपनी गलती थी। इक्विपमेंट डेवलप करने को उन्होंने कहा था और कीमत तय करने को भी उन्होंने ही कहा था। और सचमुच कोई बेवकूफ़ था जो इस इक्विपमेंट को खरीद ले, वो भी 1 लाख का। राज सिंघानिया अवाक थे और उन्होंने बेतरतीब ढंग से तियानलोंग गेम खोला। वे देखना चाहते थे कि यह इक्विपमेंट किसने खरीदा, और एक बार में 3 सेट खरीद लिए। गेम में घुसकर उन्होंने गेम कैरेक्टर रैंकिंग्स पर क्लिक किया और जैसा उन्होंने सोचा, 3 लोग उनके जैसे ही इक्विपमेंट पहने दिखे।
और एक शख्स का नाम खास तौर पर चमक रहा था। मैं एक नवाब हूँ। ये वही शख्स था। राज सिंघानिया ने फौरन पूरे मामले को समझ लिया। उनके द्वारा मारे जाने के बाद ये शख्स नाराज हो गया और फिर उसे नए इक्विपमेंट शेल्व्स पर मिले। बदला लेने के लिए उसने 3 लाख रुपये चार्ज कर दिए। कारण समझने के बाद वे खुद को 2 थप्पड़ मारना चाहते थे। बेकार में गेम क्यों खेला? 40 लाख रुपये खुद ही उड़ा दिए। लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। गेम में अपने गेम कैरेक्टर को देखकर राज सिंघानिया ने चुपके से अपने कैरेक्टर को जंगल में मॉन्स्टर्स मारने के लिए भेजा ताकि अपनी उदासी को निकाल सकें। थोड़ी देर बाद राज सिंघानिया ने अपने ग्रे हो चुके गेम इंटरफेस को देखा और गहरे संदेह में डूब गए। अभी वे ज़्यादा देर तक मॉन्स्टर्स नहीं मार पाए थे कि मैं एक नवाब हूँ एक झुंड के साथ आ गया, वही इक्विपमेंट पहने हुए, और वो भी 3 लोग। इस बार उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस उसे मार डाला। चैट रूम में मजाक उड़ाने वाले शब्दों को देखकर राज सिंघानिया चुप हो गए। राज सिंघानिया को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी और अपनी सेना दोनों को खो दिया। वास्तव में विधि स्थिर नहीं हो सकी। खेल में वह अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रहा और उसे पीट कर मार डाला गया। राज सिंघानिया ने मैं एक नवाब हूँ की आईडी देखी और गुस्से से तिलमिला उठा। यही वह शख्स था। नहीं, इसे भुलाया नहीं जा सकता। उसने सोच समझकर फैसला किया कि चूंकि निपटारा अपरिवर्तनीय था, खेल में उसकी इज्जत को हर हाल में बहाल करना होगा। चूंकि यह उपकरण काम नहीं कर रहा, वह नया उपकरण बनाने की सोचने लगा। उसने ज्यादा कीमत तय की। 10 लाख का सेट? नहीं, राज सिंघानिया ने जल्दी ही इस विचार को छोड़ दिया। अगर उस नवाब के दिमाग में कोई खराबी थी तो वह सचमुच पैसे खर्च करके इसे खरीद लेता। तब नुकसान उसी का होता। कोई और रास्ता सोचना होगा। राज सिंघानिया ने अपना सिर खुजलाया और गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अगर इसे बेचा नहीं जा सकता तो क्यों न इसे राक्षस उत्पन्न करने वाला उपकरण बना दिया जाए। फिर चंद्रयान स्टूडियोज से उपकरण की विस्फोट दर को सबसे निचले स्तर पर समायोजित करवा दिया जाए। क्या ये काफ़ी नहीं होगा? इस तरह अगर कोई भाग्यशाली होकर एक टुकड़ा भी हासिल कर ले तो उपकरण, गहने, हथियार आदि 10 से ज़्यादा प्रकार के हैं। एक पूरा सेट जुटाने में सालों लग जाएंगे। अच्छा, यही होगा। जितना राज सिंघानिया ने सोचा उतना ही उसे यह योजना कारगर लगी। इस तरह भले ही नवाब के पास कितना ही पैसा हो, वह इसे खरीद नहीं पाएगा। ये पक्का करने के बाद कि इस बार कोई कमी नहीं रह गई, राज सिंघानिया ने फ़ोन उठाया और डायल किया। हेलो श्रीमान सिंघानिया, कोई निर्देश? फ़ोन कनेक्ट हुआ। फरहान कुरैशी की सम्मानजनक आवाज़ आई। तियानलोन गेम्स के बारे में, क्या उन्होंने हाल ही में उपकरणों का नया सेट जारी नहीं किया? मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है। मैं चाहता हूं कि तुम नया सेट बनाओ। आवश्यकताएं वही हैं जो पिछले बार थीं, मॉडलिंग लगभग वैसी ही, लेकिन इस बार उपकरण का मूल्य पिछले सेट से ज़्यादा होना चाहिए। राज सिंघानिया ने धीरे धीरे अपनी मांग बताई। श्रीमान सिंघानिया, वह सेट अभी कुछ ही दिन पहले शेल्फ पर आया है। इतनी जल्दी नया सेट लाना ठीक नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? गेम्स में हमेशा नया कंटेंट अपडेट करना पड़ता है ताकि ताजगी बनी रहे, समझे? समझ गया श्रीमान सिंघानिया। क्या इस उपकरण की कीमत 1 लाख रखनी है? फरहान कुरैशी ने पूछा। सोच रहा था कि शायद श्रीमान सिंघानिया को सुबह के 3 लाख का स्वाद चखने के बाद फिर से ऐसा करना चाहते हैं। नहीं, इस बार इसे बेचा नहीं जाएगा। इसे केवल जंगली राक्षसों को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और उपकरण की विस्फोट दर को सबसे निचले स्तर पर समायोजित करो, ऐसा कि 1 महीने तक मेहनत करने के बाद भी इसे हासिल करना मुश्किल हो। चंद्रयान स्टूडियोज। फरहान कुरैशी ने फ़ोन काटा और गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा था कि श्रीमान सिंघानिया ने सुबह के 3 लाख का स्वाद चख कर नया उपकरण बेचने की योजना बनाई है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमान सिंघानिया इस बार बेचने की योजना नहीं बना रहे। ये क्यों? सचमुच हम आम लोग श्रीमान सिंघानिया की दूरदर्शिता को समझ नहीं सकते। फरहान कुरैशी ने आह भरी और सिर हिलाया। फिर ब्रिजेश पिल्लई को बुलाया। चूंकि वह श्रीमान सिंघानिया की मंशा नहीं समझ सका तो जैसा कहा गया वैसा ही करना होगा। चंग भाई, मुझे बुलाया। थोड़ी देर बाद ब्रिजेश पिल्लई अंदर आया और फरहान कुरैशी के सामने बैठ गया। फरहान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब कंपनी को राज सिंघानिया ने नहीं लिया था तब वह और ब्रिजेश पिल्लई अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीने जाते थे। इसलिए ब्रिजेश का उसके सामने सहज रहना ठीक था, जब तक ये कंपनी के संचालन को प्रभावित न करे। श्रीमान सिंघानिया ने नया काम सौंपा है। हमें तियानलोन के लिए उपकरणों का नया सेट विकसित करना है। उपकरण का मूल्य पिछले वाले से ज़्यादा होना चाहिए। कोई अन्य आवश्यकता नहीं है। तुम जैसा ठीक समझो करो। कर्मचारियों के लिए पिछले बार की मूल टीम को ढूंढो और इसे जल्द से जल्द पूरा करो। अरे, इतनी जल्दी दूसरा नया उपकरण जारी करना? श्रीमान सिंघानिया मौके का फ़ायदा उठाकर कमाई करना चाहते हैं। ब्रिजेश पिल्लई ने फरहान कुरैशी का विवरण सुनकर आश्चर्य जताया। नहीं,
श्रीमान सिंघानिया इस बार उपकरण को मॉल में नहीं डालने जा रहे, इसे जंगली उपकरण उगलने के मोड में डाला जाएगा। ये क्यों? ब्रिजेश पिल्लई बहुत उलझन में था। पता नहीं, हमें बस निर्देशों का पालन करना है। फरहान कुरैशी ने सिर हिलाया। दोपहर, चांदनी टेक्सटाइल मिल्स। राज सिंघानिया अपनी डेस्क पर बैठकर नए आए 80 लाख के विधि फंड को खर्च करने की योजना बनाने लगा। सबसे पहले 10% पैसा यानी 8 लाख दान में दिया जा सकता है। यह मुफ्त में देना है और इसका इस्तेमाल जरूर करना है। श्रेया नायर का स्नेहा बाल आश्रम पहला दान लक्ष्य हो सकता है। फिर चंद्रयान स्टूडियोज के ऑफिस कंप्यूटर भी बदले जा सकते हैं। कुल मिलाकर 30 से ज़्यादा वर्क स्टेशन हैं। एक सेट की कीमत 40,000 के हिसाब से ये लगभग 13 लाख होगा। वहाँ का एयर कंडीशनिंग भी अच्छा नहीं है। चाय के कमरे को सजाने के लिए कुछ स्नैक कैबिनेट और अन्य आरामदायक चीज़ें, साथ ही कुछ महंगे हरे पौधे चाहिए। कुल मिलाकर लगभग 16 लाख का बजट चाहिए। अगले महीने के कर्मचारियों की तनख्वाह भी पहले से आरक्षित करनी होगी, जो शायद 6 लाख के आसपास होगी। इस तरह कुल 30 लाख का बजट खर्च हो सकता है। यानी अभी 50 लाख और खर्च करने हैं। नहीं, विक्रम यादव, उस बागी लड़के के जाने से पहले उसके 10 लाख के ऑर्डर का 4 लाख का बकाया अभी नहीं आया था। निर्माण अवधि के हिसाब से इस महीने वह भुगतान जरूर मिलेगा, तो उसे कम से कम 54 लाख खर्च करने हैं। ये वाकई मुश्किल है। लगता है कर्मचारियों के लिए आने जाने की बस जरूर लेनी होगी। एक बड़ी बस की कीमत कम से कम 10 लाख से ज़्यादा होगी। एक अनुभवी ड्राइवर भी चाहिए। इसके लिए संजय मोरे से पूछा जा सकता है। वह पहले बड़ा ट्रक चलाता था, उसे इस क्षेत्र में कोई जानने वाला जरूर होगा। इस तरह 40 लाख से ज़्यादा बचे हैं। कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी भी समय पर करनी होगी। उस समय ज़्यादा खेल आयोजित किए जा सकते हैं और ज़्यादा पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जितना हो सके कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और घरेलू उपकरण लेने होंगे। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक स्थान किराए पर लेना होगा, जिसमें कम से कम लाखों रुपये लगेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। बाकी बचे पैसे को बाद में लचीले ढंग से खर्च किया जा सकता है। मासिक खर्च योजना बन जाने के बाद राज सिंघानिया ने अपनी कमर सीधी की। तो सबसे पहले दान से शुरुआत करते हैं। अगर स्नेहा बाल आश्रम का मामला जल्दी सुलझ जाए तो उन बच्चों का जीवन बेहतर हो सकता है। वह समय देखा, दोपहर के 1 बजे से ज़्यादा हो चुका था। समय काफ़ी था। श्रेया, थोड़ा बाहर चलते हैं। वह उठा और श्रेया नायर को बुलाया, फिर सीधे ऑफिस से निकल गया। बिजनेस कार में बैठकर संजय मोरे पहले से तैयार था और ड्राइवर सीट पर इंतजार कर रहा था। श्रीमान सिंघानिया, कहाँ जाना है? विश्वकर्मा फर्नीचर एम्पोरियम, राज सिंघानिया ने कहा। विश्वकर्मा फर्नीचर एम्पोरियम जयपुर सिटी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फर्नीचर बाजार है। वहाँ की वस्तुएं और गुणवत्ता बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित होती हैं। स्नेहा बाल आश्रम में बच्चों के बिस्तर बहुत पुराने हो चुके हैं, साथ ही पढ़ाई के लिए छोटे डेस्क भी। इन्हें नए से बदलना होगा। अब एक बैच ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे, बच्चे उतनी जल्दी अच्छे बिस्तरों में रह सकेंगे। श्रीमान सिंघानिया, हम फर्नीचर बाजार में क्या करने जा रहे हैं? कार में श्रेया नायर ने उत्सुकता से पूछा। महोदय, ये बिस्तर शुद्ध ठोस लकड़ी से बना है और बाकी सामग्री भी पर्यावरण के अनुकूल हैं। बच्चों के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। विश्वकर्मा फर्नीचर एम्पोरियम। राज सिंघानिया बच्चों के लिए एक 2 मंजिला बिस्तर के सामने झुककर इसे ध्यान से जांचा और पाया कि शॉपिंग गाइड सही कह रहा था। ये वाकई शुद्ध ठोस लकड़ी से बना था। श्रेया नायर चुपचाप पास में खड़ी देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमान सिंघानिया फर्नीचर स्टोर में स्नेहा बाल आश्रम के बच्चों के लिए नए बिस्तर खरीदने आए हैं। श्रीमान सिंघानिया को बिस्तर की सामग्री को इतनी बारीकी से जांचते देख वह बहुत प्रभावित हुई। इस 2 मंजिला बिस्तर की कीमत कितनी है? राज सिंघानिया ने बिस्तर की सामग्री की पुष्टि करने के बाद खड़े होकर शॉपिंग गाइड की ओर देखा। महोदय, इस बच्चों के 2 मंजिला बिस्तर की कीमत 9,998 रुपये है। शॉपिंग गाइड ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। स्टॉक में कितने हैं? राज सिंघानिया ने फिर पूछा। ये ज़्यादा प्रासंगिक सवाल था। अगर स्टॉक में पर्याप्त हैं तो बच्चे जल्दी नए बिस्तरों में रह सकेंगे। हमारे पास अभी कुल 7 बिस्तर स्टॉक में हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितने लेना चाहते हैं। शॉपिंग गाइड ने राज सिंघानिया का सवाल सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। अपने कई सालों के शॉपिंग गाइड अनुभव के आधार पर अगर कोई इस तरह के सवाल पूछता है तो उसका खरीदने का इरादा होता है। अगर मौका पकड़ा जाए तो सौदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। महोदय, अगर आप 5 से ज़्यादा बिस्तर खरीदते हैं तो हम यहाँ 50% छूट दे सकते हैं। राज सिंघानिया ने छूट शब्द सुनकर अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बेबस होकर मुस्कुराया। मैं कितना भ्रमित हूं कि मैं विधि फंड खर्च कर रहा हूं। इस बार यह स्नेहा बाल आश्रम के लिए दान है और 8 लाख रुपये निश्चित रूप से खर्च हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा बचाने से बाल आश्रम के अन्य खर्चों के लिए ज़्यादा फंड मिलेगा।
वर्तमान में स्नेहा बाल आश्रम में कुल 15 बच्चे हैं। यहाँ केवल 7 बिस्तर उपलब्ध हैं और 2 मंजिला बिस्तर 14 बच्चों को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि ये बच्चे अभी छोटे हैं और 2 बच्चे अस्थायी रूप से एक बिस्तर में सो सकते हैं। ठीक है, मैं 7 तैयार बिस्तर लेना चाहता हूँ और मुझे इस तरह का एक और बिस्तर आरक्षित करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द बना लें। श्रीमान सिंघानिया, क्या ये बहुत महंगा नहीं है? वे बच्चे अभी छोटे हैं, इतना महंगा बिस्तर खरीदना बहुत शानदार होगा। मुझे लगता है कि कुछ हजार रुपये वाला बिस्तर भी ठीक था। श्रेया नायर ने सुना कि राज सिंघानिया ने खरीदने का फैसला कर लिया है तो वह तुरंत चिंतित होकर बोली, ये बिस्तर लगभग 10,000 रुपये का था। श्रीमान सिंघानिया इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? कुछ हजार रुपये वाले बिस्तर सभी कंपोजिट बोर्ड से बने हैं जिनमें बहुत सारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। बच्चों के लिए ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड नुकसानदेह हो सकता है। ये ठोस लकड़ी का बिस्तर उच्च गुणवत्ता वाली ठोस लकड़ी से बना है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड की चिंता नहीं है। राज सिंघानिया ने श्रेया नायर की चिंतित नज़रें देखीं और धैर्यपूर्वक समझाया, फॉर्मल्डिहाइड लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए, इसलिए इस मामले में लापरवाही नहीं बरती जा सकती। यहाँ तक कि चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के कर्मचारी छात्रावासों के लिए भी उसने सज्जा कंपनी से अच्छी ठोस लकड़ी की सामग्री का उपयोग करने को कहा था। अरे, श्रेया नायर ने मुंह खोल लिया। उसने पहले इस मुद्दे के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब राज सिंघानिया की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह उन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित था और वह इसे मना नहीं कर सकती थी। श्रीमान सिंघानिया, धन्यवाद। इन बिस्तरों का पैसा मेरे खाते में दर्ज कर सकते हैं, मैं इसे जरूर चुकाऊंगी। चूंकि मना करने का कोई तरीका नहीं था तो इसे उधार मान लिया। अब उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और 8 बिस्तर 8 महीने की तनख्वाह हैं जो वह वहन कर सकती है। राज सिंघानिया ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। मैंने दान के लिए 8 लाख रुपये का उपयोग किया है। अगर ये तुम्हारे खाते में दर्ज हुआ तो मैं दान कैसे करूंगा? थोड़ा सोचने के बाद उसने श्रेया नायर की ओर गंभीरता से देखा और कहा, श्रेया, मैंने ये बिस्तर उन बच्चों के लिए खरीदे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए। और यह पैसा सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि कंपनी के नाम से बनाए गए दान फंड का है। तो ये पैसा कंपनी का है, साथ ही चांदनी टेक्सटाइल मिल्स और चंद्रयान स्टूडियोज के सभी लोगों का भी। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहती हो तो अपना काम अच्छे से करो। इसके अलावा कंपनी समय समय पर दान गतिविधियों के लिए दान फंड आवंटित करेगी। भविष्य में न केवल स्नेहा बाल आश्रम बल्कि अन्य लोग या चीज़ें जो फंडिंग की जरूरत होंगी उनकी भी मदद की जाएगी। राज सिंघानिया की बातें सुनकर श्रेया नायर धीरे धीरे शर्मिंदगी में सिर झुका लिया। उसे लगा कि श्रीमान सिंघानिया का वैचारिक स्तर उससे कहीं ऊंचा है। वह सिर्फ छोटे से स्नेहा बाल आश्रम के बारे में सोच रही थी, लेकिन श्रीमान सिंघानिया पहले से ही ज़्यादा लोगों की मदद करने के बारे में सोच रहे थे। स्नेहा बाल आश्रम सिर्फ पहला लाभार्थी है। श्रीमान सिंघानिया, मैं समझ गई। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी ताकि कंपनी को ज़्यादा लाभ हो और ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। श्रेया नायर ने सिर उठाया और दृढ़ नज़रों से कहा। श्रेया नायर का दृढ़ भाव देखकर राज सिंघानिया कुछ कहना चाहता था, ऐसा करना जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हें सहायक के रूप में इसलिए नहीं रखा कि तुम कंपनी के लिए लाभ कमाओ। वह मन ही मन बड़बड़ाया और मुड़कर उस शॉपिंग गाइड की ओर देखा जो चुपचाप इंतजार कर रहा था। अब तुम बिल बना सकते हो। ठीक है, ये सुनकर शॉपिंग गाइड ने जल्दी से जवाब दिया और तेजी से काउंटर की ओर भागा, जैसे कि उसे डर था कि राज सिंघानिया पछताएगा। जब उसने अभी उस लड़की को कहते सुना कि यह बहुत महंगा है तो उसे लगा था कि यह सौदा टूट जाएगा। आखिरकार उसके कई सालों के शॉपिंग गाइड अनुभव के आधार पर अगर कोई पुरुष और महिला साथ में कुछ खरीदने आते हैं और महिला को आपत्ति होती है तो सौदा होना मुश्किल हो जाता है। पहले तो वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बात पलट जाएगी। उसने जल्दी से रसीद बनाए और वापस आए। महोदय, आपको डिलीवरी का पता और समय भरना होगा। राज सिंघानिया ने रसीद ली, समय और स्थान लिखा और उसे वापस दे दिया। ठीक है महोदय, आपके समय के अनुसार कल सुबह कोई बिस्तर डिलीवर कर देगा और इसके साथ ही संबंधित कर्मचारी इसे स्थापित भी करेंगे। अगर उस समय आपको कोई असंतोष हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। बिस्तर खरीदने के बाद राज सिंघानिया ने एक और डबल बेड खरीदा जो दादी कमला के लिए तैयार किया गया था। फिर बच्चों के लिए टेबल और कुर्सियों का एक बैच ऑर्डर किया। विश्वकर्मा फर्नीचर एम्पोरियम से निकलकर राज सिंघानिया ने संजय मोरे को खेल उपकरण कंपनी की ओर गाड़ी चलाने को कहा ताकि रबर फ्लो और कुछ बच्चों के मनोरंजन उपकरणों पर चर्चा की जा सके। इस तरह स्नेहा बाल आश्रम के लिए कुछ बड़े सामान पूरे हो चुके थे। बाकी छोटी चीजें दादी कमला खुद खरीद सकती थीं। इस यात्रा के बाद केवल 2 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च हुए और दान फंड में अभी भी 5 लाख से ज़्यादा रुपये बचे थे, जो स्नेहा बाल आश्रम के लिए कुछ समय तक काफ़ी थे। भाई संजय, कंपनी वापस नहीं जाना, सीधे घर चलो।
राज सिंघानिया ने समय देखा और पाया कि 4:30 बज चुके थे और काम खत्म होने में केवल आधा घंटा बाकी था, तो उसने सोचा कि वापस नहीं जाएंगे। ठीक है श्रीमान सिंघानिया, संजय मोरे ने जवाब दिया। तुम कहाँ जा रही हो? राज सिंघानिया ने मुड़कर श्रेया नायर की ओर देखा। मैं सामने वाले मेट्रो स्टेशन पर उतर सकती हूँ। श्रेया नायर ने स्थान देखा और सामने के मेट्रो स्टेशन की ओर इशारा किया। गाड़ी धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन पर रुकी। गाड़ी से उतरने से पहले राज सिंघानिया ने अचानक श्रेया नायर को रोका। श्रीमान सिंघानिया, कुछ और है। श्रेया नायर ने गाड़ी से उतरना बंद किया और राज सिंघानिया की ओर देखा। तुम कल सुबह कंपनी नहीं आओगी। बच्चों का बिस्तर कल सुबह स्नेहा बाल आश्रम में होगा, तुम जाकर देख लेना। साथ ही स्नेहा बाल आश्रम के लिए दान फंड भी है जो बाद में तुम्हारे खाते में स्थानांतरित होगा और कल दादी कमला को सौंप देना। बाल आश्रम का ध्यान रखना। यात्री बस बाजार में जाओ, वहां की बसों के मॉडल और कीमतों की जांच करो, फिर उन्हें वापस लाना, मुझे देखना है। राज सिंघानिया ने सोचा कि वह चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के कर्मचारियों के लिए एक यात्री बस लेना चाहता है, तो श्रेया नायर पहले से जाकर जांच कर सकती है। ठीक है श्रीमान सिंघानिया। श्रेया नायर ने यह सुनकर खुशी से सिर हिलाया। इस बार वह खुश थी, न कि बाल आश्रम की बात से, बल्कि इसलिए कि श्रीमान सिंघानिया ने आखिरकार उसे कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी जो एक सहायक को करनी चाहिए। पहले इस तरह की खरीदारी जांच का काम हमेशा विक्रम यादव करता था। भाई संजय, तुम पहले बड़ा ट्रक नहीं चलाते थे, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बड़ा ट्रक चलाता हो? कंपनी को कुछ दिनों में एक ड्राइवर की जरूरत होगी जो बड़ी बस चला सके। अगर तुम किसी को जानते हो तो संपर्क कर सकते हो। गाड़ी में राज सिंघानिया ने पूछा। कल श्रेया नायर बस की जानकारी जांचेगी और अगला कदम उसे खरीदना होगा। अब सिर्फ एक ड्राइवर की जरूरत है। मानव संसाधन विभाग से लोगों को भर्ती करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। अगर संजय मोरे के कोई दोस्त हैं तो ये जल्दी हो सकता है। श्रीमान सिंघानिया, मेरे पास ऐसा एक दोस्त है। वह पहले लंबी दूरी की बस चलाता था और उसके पास 10 साल से ज़्यादा का ड्राइविंग अनुभव है। वह मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन पिछले साल बस कंपनी ने उसे निकाल दिया क्योंकि एक यात्री ने उसकी शिकायत की थी। श्रीमान सिंघानिया, ज़्यादा मत सोचिए, मेरे दोस्त के चरित्र में कोई समस्या नहीं है। बस कंपनी ने एक युवा ड्राइवर को कम तनख्वाह में रखा था। बस कंपनी ने जानबूझकर मेरे दोस्त को निकालने के लिए बहाना ढूंढा। संजय मोरे को लगा कि शायद श्रीमान सिंघानिया गलत समझेंगे, तो उसने तुरंत सफाई दी। तो वह अब क्या कर रहा है? क्या हम उसे ड्राइवर के रूप में भर्ती कर सकते हैं? मुझे याद है कि आखिरी बार जब हम मिले थे वह सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। अगर श्रीमान सिंघानिया को जरूरत है तो मैं आज रात संपर्क करूंगा। ठीक है, तुम्हें तकलीफ देनी पड़ रही है, राज सिंघानिया ने विनम्रता से कहा। आखिरकार यह काम के दायरे से बाहर की बात थी। श्रीमान सिंघानिया, आप मुझे संजय मोरे से विनम्रता से बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे पूरे परिवार ने आपके एहसान का फायदा उठाया है। शायद हम अभी भी यह चिंता कर रहे होते कि अगला भोजन क्या खाएंगे। संजय मोरे ने दिल से हंसते हुए कहा। वह राज सिंघानिया के प्रति दिल से आभारी था। जब से वह और उसकी पत्नी राज सिंघानिया की कंपनी में शामिल हुए, उसका पर्सपेक्टिव में दबाव पूरी तरह से हटा दिया गया। वैसे श्रीमान सिंघानिया, आप इस बस ड्राइवर को कितनी तनख्वाह देने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर राज सिंघानिया एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने इस बारे में वाकई नहीं सोचा था। तनख्वाह ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अब संजय मोरे की तनख्वाह 8,000 रुपये है। अगर नए ड्राइवर को भी 8,000 रुपये दिए तो यह अच्छा नहीं होगा। आखिरकार संजय मोरे एक पुराना कर्मचारी है, तो नए कर्मचारी के साथ उसकी तनख्वाह एक जैसी कैसे हो सकती है? राज सिंघानिया के दिमाग में एक विचार कौंधा। तो संजय मोरे की तनख्वाह में 2,000 रुपये की वृद्धि कर दो और नए कर्मचारी को 8,000 रुपये दे दो, फिर कोई समस्या नहीं होगी। भाई संजय, मैं नए ड्राइवर को 8,000 रुपये महीना देने की सोच रहा हूँ। 8,000? चिंता मत कीजिए श्रीमान सिंघानिया, जब तक मेरे दोस्त के दिमाग में कोई चोट नहीं है वह निश्चित रूप से हमारे साथ शामिल होगा। ये सुनकर संजय मोरे का चेहरा चमक उठा। उसे याद आया कि आखिरी बार जब वह अपने दोस्त से मिला था वह बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। अब उसे 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह और विभिन्न लाभों वाली नौकरी की पेशकश हो रही है। उसे यकीन नहीं था कि वह नहीं आएगा। यह अच्छा है। राज सिंघानिया ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया और फिर बोलना जारी रखा। भाई संजय, तुम कुछ समय से कार्यरत हो और तुम्हारा सामान्य प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह को 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। श्रीमान सिंघानिया, मैं 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह से पहले ही संतुष्ट हूँ। मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत नहीं है। ये सुनकर संजय मोरे ने जल्दी से मना कर दिया। श्रीमान सिंघानिया ने उनकी काफ़ी मदद की है और इस दिन के उनके काम के बोझ के साथ 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह लेने में उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। ये कंपनी का नियम है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होती है।
बिना नियम के कोई नियम नहीं होता, तो तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है, भाई संजय। राज सिंघानिया ने बेबसी से अपनी भौहें रगड़ीं। उसे नहीं पता था कि उसके कर्मचारियों को क्या हो गया है। तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग व्यवसाय चलाते हैं वे आपके लिए ऑर्डर लेने और आपके लिए व्यवसाय चलाने के तरीके नहीं ढूंढते। बहुत सारे ऑर्डर थे तो उन्होंने आपके आदेश का इंतजार किए बिना स्वयं ओवरटाइम का आयोजन किया। यह अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत। वाहन धीरे धीरे चलता रहा, जल्द ही पुरानी बस्ती क्षेत्र में पहुंच गया। शाम, जयपुर यूनिवर्सिटी, लड़कियों का छात्रावास। श्रेया नायर कुर्सी पर बैठी और ट्रांसफर रिकॉर्ड को खाली नजरों से देख रही थी। दोपहर में मेट्रो से उतरने के बाद वह सीधे अपनी अंशकालिक नौकरी पर चली गई और ट्रांसफर जानकारी पर ध्यान दिए बिना अंशकालिक काम शुरू कर दिया। शाम को काम से लौटकर छात्रावास में आने पर उसे याद आया कि श्रीमान सिंघानिया ने उसे एक दान फंड ट्रांसफर किया था और उसे दादी कमला को देने को कहा था। फिर उसने अपना फोन खोला और जांच की। 6 अंकों की राशि देखकर वह स्तब्ध रह गई। 5 लाख से ज्यादा। श्रीमान सिंघानिया ने वास्तव में स्नेहा बाल आश्रम के लिए 5 लाख से ज्यादा रुपये का दान फंड दिया था। अगर हम फर्नीचर स्टोर में खरीदे गए बच्चों के बिस्तर और पढ़ाई की मेज और कुर्सियों, साथ ही खेल उपकरण कंपनी द्वारा अनुकूलित रबर ट्रैक और मनोरंजन उपकरणों को जोड़ दें, सब मिलाकर यह अनुमानतः 8 लाख होगा। श्रेया नायर लंबे समय तक चुप रही। उसे नहीं पता था कि इस समय अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है। इससे पहले उसका सबसे बड़ा लक्ष्य स्नेहा बाल आश्रम को कठिनाइयों से उबारना और उन छोटे बच्चों को अच्छा रहने का माहौल देना था। हालांकि उसकी नज़रों में ये लक्ष्य जो हासिल करना मुश्किल था, वह आज एक पल में हल हो गया। वह खुश थी, स्नेहा बाल आश्रम और उन बच्चों के लिए खुश थी। लेकिन वह खुद थोड़ा खाली महसूस कर रही थी। जो प्रेरणा उसे हमेशा सहारा देती थी, वह इस पल में ढह गई। क्या हुआ छोटी? रूममेट जारा खान ने देखा कि श्रेया नायर थोड़ी उदास है और चिंता के साथ पूछा। लान, अगर स्नेहा बाल आश्रम अचानक अपनी कठिनाइयों से उबर जाए और उसे मेरे फंडिंग की जरूरत न रहे तो मुझे क्या करना चाहिए? श्रेया नायर ने सिर उठाया और कुछ उलझन के साथ जारा खान की ओर देखा। ये तो अच्छी बात है। इस तरह तुम्हें हर दिन अंशकालिक काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हें इतना किफ़ायती जीवन नहीं जीना पड़ेगा। तुम्हारी 10,000 रुपये की मासिक तनख्वाह के साथ तुम अपने पसंद के कुछ कपड़े और स्नैक्स खरीद सकती हो। अगर किसी दिन तुम्हें स्नेहा बाल आश्रम की याद आए तो कुछ छोटे उपहार खरीदकर वहां मिलने जाओ। क्या ये जीवन शानदार नहीं है? तुम पिछले कुछ सालों से स्नेहा बाल आश्रम के लिए जी रही हो। अगर स्नेहा बाल आश्रम को वाकई फंडिंग की जरूरत नहीं है तो मेरा मानना है कि तुम्हें एक बार अपने लिए जीना चाहिए। जारा खान ने श्रेया नायर की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जो उसके दिल की बात भी थी। उसे सबसे अच्छे से पता था कि श्रेया नायर ने कॉलेज के पिछले कुछ सालों में कैसा जीवन जिया है। लेकिन जल्द ही जारा खान ने सिर हिलाया और आह भरी। लेकिन ये सब कहने का क्या फ़ायदा? हम पहले उन बड़ी कंपनियों में प्रायोजन मांगने गए थे। अगर कोई अच्छा मिला तो उन्होंने 10,000 या 8,000 रुपये दिए और हमसे एक छोटा वीडियो पोस्ट करने को कहा ताकि ध्यान आकर्षित हो। अगर कोई बुरा मिला तो उन्होंने हमें अंदर भी नहीं आने दिया। आजकल सच्चे दान करने वाले उद्यमी बहुत कम हैं। अगर हमें किसी एक से मिलना हो तो पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक से मिली। श्रेया नायर ने जारा खान की ओर देखा और एक एक शब्द करके बोली। क्या कोई अनाथ आश्रम को फंड करने के लिए तैयार है? वह बॉस कितना दयालु है। जारा खान ने श्रेया नायर के शब्दों को सुनकर आश्चर्य से पूछा। ये राज सिंघानिया हैं। क्या बात है, जल्दी बताओ। जब जारा ने सुना कि यह राज सिंघानिया, जारा ने राज सिंघानिया का नाम सुनते ही उसकी आंखों में गपशप की चमक आ गई। ऐसा है, पिछले रविवार को मैं स्नेहा बाल आश्रम गई थी। राज सिंघानिया भी वहां आए थे। श्रेया ने पूरी कहानी सुनाई। बस इतना ही। इस हिसाब से श्रीमान सिंघानिया बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे देखने दे कि अनाथ आश्रम को कितना दान मिला है, जारा ने कहा और उसका सिर पहले से ही श्रेया के मोबाइल फोन के सामने था। 5 लाख से ज्यादा, ये वाकई बहुत है। लेकिन इतने सारे चैरिटी फंड क्यों? 5,41,680। इसका कोई खास मतलब है? पता नहीं। श्रेया ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह राशि पूरी क्यों थी। इतना मत सोचो। कुल मिलाकर श्रीमान सिंघानिया ने अनाथ आश्रम को फंड किया है और तुम पूरी तरह आज़ाद हो गई हो। तुम कल वह पार्ट टाइम नौकरी छोड़ सकती हो। तुम्हें अब इतनी जल्दी पैसे की जरूरत नहीं है, जारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दिल से श्रेया के लिए खुश थी। लेकिन अनाथ आश्रम का मकसद अचानक खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, सचमुच कोई लक्ष्य नहीं है। तो फिर तुम इस दौरान देर रात तक असिस्टेंट के बारे में क्यों पढ़ रही थी? बेशक श्रीमान सिंघानिया ने मुझे इतनी अच्छी तनख्वाह दी है। मैं कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ ताकि अपनी तनख्वाह के लायक बन सकूं। श्रेया ने जल्दी से समझाया।
अब श्रीमान सिंघानिया ने अनाथ आश्रम की समस्या हल कर दी है, तो क्या तुम अब मेहनत नहीं करोगी? जारा ने ये कहते हुए अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई और श्रेया के करीब आ गई। या फिर तुम अब मेहनत नहीं करना चाहती और कोई टीवी ड्रामा शुरू करना चाहती हो? कैसा टीवी ड्रामा? श्रेया ने जारा को हैरानी से देखा। बेशक युवती के पास युवा मालिक की कृपा चुकाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह खुद को उनके हवाले कर देती है, जारा ने कहा और अचानक हंस पड़ी। तू मरने की बात कर रही है? दोनों तुरंत बिस्तर पर एक दूसरे से उलझ गईं और हंसते हंसते गुदगुदी करने लगीं। श्रीमान सिंघानिया, कृपया अंदर आएं। फरहान कुरैशी ने उत्साहपूर्वक राज सिंघानिया को ऑफिस में लाया। ऑफिस में पहुंचकर राज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये ऑफिस उनके लिए विशेष रूप से रिजर्व था, लेकिन वह हमेशा चांदनी टेक्सटाइल मिल्स में रहते थे, इसलिए ये हमेशा खाली रहता था। विक्रम यादव कहाँ हैं? डायरेक्टर यादव, वह अभी कर्मचारी स्टूडियो में होंगे, मैं उन्हें बुला लेता हूँ, फरहान ने जल्दी से कहा। इस दौरान विक्रम यादव हर दिन कर्मचारी स्टूडियो में रहते थे, कर्मचारियों से गेम्स के बारे में जानकारी लेते थे। नहीं, मुझे बस कुछ घोषणा करनी है, तो चलो कर्मचारी स्टूडियो में चलते हैं। राज ने हाथ हिलाया। दोनों एक साथ कर्मचारी स्टूडियो में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, राज ने विक्रम यादव को एक कर्मचारी के बगल में बैठे देखा। उनके हाथ में पेन था और वे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा कर रहे थे। ये दृश्य देखकर राज मुस्कुराए। काम पर सबसे बड़ी गलती यह है कि लीडर को कुछ पता न हो और फिर भी वह इशारे करे। विक्रम यादव इस समय यही कर रहे थे ना, गेम्स के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी कर्मचारियों को इशारे कर रहे थे। ये वही था जो वे चाहते थे, है ना? श्रीमान सिंघानिया, आप आ गए। विक्रम ने दरवाजे पर राज को देखा और जल्दी से उठकर अभिवादन करने आए। राज ने सिर हिलाया और विक्रम को संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। अच्छा काम किया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। श्रीमान सिंघानिया, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। श्रीमान सिंघानिया की तारीफ सुनकर विक्रम का उत्साह बढ़ गया, जैसे उन्हें प्रेरणा मिल गई हो। क्या ये श्रीमान सिंघानिया का उनकी इस अवधि की मेहनत की स्वीकृति थी? राज ने विक्रम के कंधे पर हल्के से थपथपाया, प्रोत्साहन दिखाने के लिए। वह सीधे कर्मचारी स्टूडियो के बीच में चले गए। सब लोग कृपया अपने काम रोक दें, श्रीमान सिंघानिया को कुछ कहना है। फरहान ने देखा कि श्रीमान सिंघानिया तैयार हैं, तो उन्होंने तुरंत ताली बजाकर सभी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। श्रीमान सिंघानिया, अब आप बोल सकते हैं। सभी कर्मचारियों ने उत्सुकता भरी नजरों से देखा, सोच रहे थे कि नया बॉस क्या कहेगा। मैं आज यहाँ मुख्य रूप से कुछ काम के समायोजन और कंपनी के लाभों और गतिविधियों के बारे में बात करने आया हूँ। मेरे लिए, मैंने इस कंपनी को अधिग्रहण करने के बाद यहाँ बहुत कम समय बिताया है, इसलिए मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजतन यहाँ का कामकाजी मॉडल और लाभ अभी भी पहले जैसे हैं। तो आज मैं यहाँ के कामकाजी मॉडल को चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के साथ एक समान करने जा रहा हूँ। जब राज ने ये कहा तो स्टूडियो में कुछ कर्मचारियों ने आश्चर्य से आवाजें निकालीं। पिछले टीम बिल्डिंग के दौरान उन्होंने चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के कर्मचारियों से बात की थी। उन्हें वहाँ के लाभों के बारे में पता था। उस समय वे बहुत ईर्ष्या करते थे, सोचते थे कि श्रीमान सिंघानिया यहाँ की व्यवस्था कब बदलेंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह आज सच हो जाएगा। सब लोग शांत रहें और श्रीमान सिंघानिया की बात ध्यान से सुनें। फरहान खड़े हुए और डांट लगाए। स्टूडियो फिर से शांत हो गया। राज ने बोलना जारी रखा। पहला, काम के घंटों का मुद्दा है। यहाँ हमारा काम हमेशा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि यहाँ की छुट्टी व्यवस्था सिंगल डे ऑफ थी। भविष्य में इसे चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के साथ एक समान किया जाएगा और डबल डे ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा मेरे विस्तृत अध्ययन के बाद मुझे पता चला कि यहाँ अभी भी ओवरटाइम की प्रथा है। मैं ओवरटाइम का कड़ा विरोध करता हूँ। यह न केवल आपके खाली समय को लेता है, बल्कि धीरे धीरे आपके काम के उत्साह को भी कम करता है। भविष्य में ओवरटाइम सिस्टम रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आप मेरे कंपनी को संभालने के बाद से अपने ओवरटाइम घंटों की गणना कर सकते हैं। उस समय वित्त विभाग 2 गुना ओवरटाइम वेतन देगा और शनिवार और रविवार को काम करने का समय भी ओवरटाइम माना जाएगा। राज ने धीरे धीरे बताया कि उन्हें टीम बिल्डिंग के दौरान एक कर्मचारी से ओवरटाइम के बारे में पता चला था। इसके बारे में वापस आने के बाद उन्होंने चंद्रयान स्टूडियोज की कामकाजी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जाना। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यहाँ की कंपनी को बहुत अधिक उपेक्षित किया था और ये लगभग एक स्वतंत्र स्थिति में थी। इसलिए उन्होंने चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की स्थिति के अनुसार चंद्रयान स्टूडियोज के लिए एक सुधार योजना बनाई। इसलिए आज का भाषण हुआ। टपट पटप कर्मचारी स्टूडियो में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और कुछ कर्मचारियों ने 2 बार बॉस कमाल है चिल्लाया। जब तक तालियां धीरे धीरे कम नहीं हुईं, राज ने बोलना जारी रखा। अगली बात कल्याण की है। सबसे पहले बीमा। आपका मूल बीमा केवल जयपुरपुर सिटी में सबसे निचले स्तर का था और कोई हाउसिंग फंड नहीं था।
भविष्य में सभी के लिए पूर्ण 5 बीमा और एक हाउसिंग फंड का भुगतान किया जाएगा। अन्य लाभ हैं, चूंकि यहाँ कोई कैंटीन नहीं है, सभी को हर दिन अपने भोजन के लिए भुगतान करना पड़ता है। यहाँ कैंटीन की समस्या को अभी हल नहीं किया जा सकता, इसलिए रानी सभी को अतिरिक्त भोजन सब्सिडी देगी। इसके अलावा शॉपिंग कार्ड हैं, जो चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के समान होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 500 रुपये का शॉपिंग कार्ड मिलेगा। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को हर महीने वेतन वृद्धि का अवसर मिलेगा। राज की बात के साथ स्टूडियो में हर कर्मचारी जैसे सपने में था। टीम बिल्डिंग के दौरान उन्हें पता था कि चांदनी टेक्सटाइल मिल्स में लाभ बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे इतने अच्छे होंगे। अगर पहले काम के घंटों में बदलाव ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता को मुक्त किया, तो अब कल्याण में बदलाव ने उनकी बुनियादी जरूरतों, भोजन, आवास और परिवहन को पूरी तरह हल कर दिया। और कुछ नहीं, केवल 500 रुपये का मासिक शॉपिंग कार्ड ही परिवार के चावल, तेल और नमक की लागत को पूरी तरह कवर करता है। ये 500 रुपये की वेतन वृद्धि देने के समान है। बगल में खड़े फरहान कुरैशी ने भी राज की बात सुनकर अविश्वास भरी नज़रों से देखा। उन्हें चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की थी। इसे सुनने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि श्रीमान सिंघानिया अपने कर्मचारियों के लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर ये सभी योजनाएं वास्तव में लागू हो गईं, तो श्रीमान सिंघानिया को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरी ओर विक्रम यादव शांत चेहरे के साथ एक तरफ खड़े थे। उन्हें श्रीमान सिंघानिया के काम करने के तरीके की आदत हो चुकी थी। उन्होंने कुछ समय पहले गुप्त रूप से आंकड़े बनाए थे और पाया कि श्रीमान सिंघानिया जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वह दोनों कंपनियों की आय के बिल्कुल अनुपात में नहीं है। उन्हें समझ नहीं आया कि श्रीमान सिंघानिया ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक आभास था कि श्रीमान सिंघानिया जरूर कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। अब तक जो कुछ भी हो रहा है, वह उस खेल की नींव रख रहा है। आखिरकार श्रीमान सिंघानिया जैसे दूरदर्शी व्यक्ति बेकार का काम कैसे कर सकते हैं? उन्हें बस इतना करना था कि वे खुद को यथासंभव बेहतर बनाएं और श्रीमान सिंघानिया के खेल में बाधा न बने। राज ने आसपास के कर्मचारियों के भावों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लाभों के मामले में ये अस्थायी रूप से तय किए गए हैं और भविष्य में बदलाव किए जाएंगे। बाकी कंपनी की गतिविधियां हैं। कंपनी की टीम बिल्डिंग समय समय पर आयोजित की जाती है। उस समय सभी को सूचित किया जाएगा। अगली चीज़ जो मैं घोषणा करना चाहता हूं, वह है कंपनी का अगला आयोजन, खेलकूद प्रतियोगिता, जो लगभग 1 महीने बाद होगी। सभी लोग इस समय का उपयोग व्यायाम करने के लिए कर सकते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता में कई खेल आयोजन होंगे, जैसे दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्सी कूद, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कई अन्य खेल। उस समय प्रत्येक खेल में शीर्ष खिलाड़ियों को संबंधित पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कारों में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट, फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि शामिल होंगे। राज ने जो कहना चाहते थे वह कहकर सभी कर्मचारियों की हैरान नज़रों के बीच स्टूडियो से बाहर निकल गए। ऑफिस में वापस फरहान ने सावधानी से एक गिलास पानी लाया। राज ने पानी का गिलास लिया। इतना बोलने के बाद उनकी जीभ वाकई थोड़ी सूख गई थी। सब लोग कृपया बैठें। मैंने कर्मचारियों से बात कर ली है और कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। राज ने पानी का गिलास लिया, कुर्सी पर बैठे और दोनों को बुलाया। श्रीमान सिंघानिया, कृपया बताएं कि आपके क्या आदेश हैं? विक्रम ने बैठने के बाद पूछा। फरहान भी बगल में सीधा बैठ गया, ध्यान से सुनने का नाटक करते हुए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। राज ने दोनों के गंभीर चेहरों को देखकर असहाय होकर मुस्कुराया। मैं बस हमारी कंपनी के पर्यावरण और कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर। एक गेम कंपनी के रूप में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर होना चाहिए। तो हमारे कर्मचारियों द्वारा अब उपयोग किए जा रहे कंप्यूटरों को बदलने की ज़रूरत है। विक्रम को यह बेहतर पता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगला मुद्दा एयर कंडीशनिंग का है। मैंने पाया कि कंपनी वर्तमान में ऑफिस रूम के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करती है, जो ठंडक के मामले में अभी भी कुछ कमी है। कर्मचारी स्टूडियो अभी भी थोड़े गर्म है, इसलिए कई स्वतंत्र एयर कंडीशनर स्थापित करने की ज़रूरत है। बाकी कर्मचारियों के दैनिक जीवन की बात है। टी रूम में कुछ सख्त कुर्सियां कर्मचारियों के आराम के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। हम कुछ आरामदायक सोफे रख सकते हैं और फिर एक कॉफ़ी मशीन, स्नैक कैबिनेट और पे कैबिनेट रख सकते हैं। ये स्नैक कैबिनेट और पे कैबिनेट कर्मचारी के कार्यस्थल में भी रखा जाना चाहिए ताकि कर्मचारी आसानी से उन तक पहुंच सकें। फिर कंपनी के पर्यावरण का मुद्दा है। आप कुछ हरे पौधे खरीद सकते हैं और उन्हें कंपनी के हर कोने में रख सकते हैं ताकि कंपनी की हवा बेहतर हो। हाँ, अभी के लिए इतना ही। इसे कैसे करना है आप खुद व्यवस्था करें। कितने पैसे की ज़रूरत है इसके लिए कंपनी के वित्त से संपर्क करें। राज ने एक पल के लिए सोचा और पुष्टि की कि कुछ भी छूटा नहीं है। आपके पास और कुछ है? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। श्रीमान सिंघानिया, मेरे पास एक बहुत चिंताजनक मुद्दा है।
फरहान अचानक खड़े हुए, उनके चेहरे पर हिचकिचाहट थी। बताओ, राज ने फरहान को उत्सुकता से देखा। यह ओवरटाइम के बारे में है। अब कंपनी नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगर हम ओवरटाइम नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि इसे पूरा होने में बहुत समय लगेगा। श्रीमान सिंघानिया, क्या आप सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए ओवरटाइम करना ठीक है? फरहान ने सावधानी से पूछा। उन्हें पता था कि उनका सुझाव श्रीमान सिंघानिया को नाराज कर सकता है। आखिरकार श्रीमान सिंघानिया ने अभी नो ओवरटाइम नीति की घोषणा की थी। लेकिन गेम कंपनियों में प्रोग्रामरों के लिए ओवरटाइम करना लगभग सामान्य है और कुछ को तो ओवरटाइम वेतन भी नहीं मिलता। उन्होंने कई गेम कंपनियों में काम किया था और उन्होंने कभी ऐसी गेम कंपनी नहीं देखी जो ओवरटाइम न करती हो। ये सुनकर राज ने असहाय होकर अपना सिर रगड़ा। काफ़ी देर बाद उन्होंने फरहान की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मैं आपकी प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने की इच्छा समझ सकता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के कई तरीके हैं, तो आपको ओवरटाइम को क्यों चुनना पड़ता है? अगर आपको लगता है कि बिना ओवरटाइम के ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल है, तो आप और कर्मचारी भर्ती कर सकते हैं। इस तरह दक्षता भी बढ़ेगी। लेकिन श्रीमान सिंघानिया, ये ऑफिस अभी केवल 150 वर्ग मीटर का है। अगर हम नए कर्मचारी भर्ती करेंगे तो वर्कस्टेशन के लिए अतिरिक्त जगह नहीं होगी। फरहान थोड़ा असहज दिखे। यह आसान है, तो फिर एक ऑफिस किराए पर ले लो। तुम हिसाब लगा लो कि कितना बड़ा चाहिए। और कुछ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। राज ने जल्दी से बोलकर उठकर बाहर की ओर चले गए। लेकिन उनके दिमाग में कुछ हिसाब शुरू हो गया। ऑफिस स्पेस पैसे खर्च करने का अच्छा तरीका था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, वह एक बड़ा ऑफिस स्पेस किराए पर ले सकते हैं या शायद कई मंजिलें। फिर एक डेकोरेशन कंपनी को ढूंढकर सजावट करवाएं, और सजावट का खर्चा एक बड़ा खर्चा है। इसे भविष्य के लक्ष्यों में शामिल किया जा सकता है। राज ने चुपके से सिर हिलाया और चंद्रयान स्टूडियोज से बाहर निकल गए। फरहान ने श्रीमान सिंघानिया को जाते हुए देखा और काफ़ी देर तक चुप रहे। उन्हें नहीं पता था कि श्रीमान सिंघानिया ऑफिस स्पेस किराए पर लेकर समस्या हल करेंगे, जो पैसे की बर्बादी थी। डायरेक्टर यादव, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? विक्रम यादव की ओर मुड़कर देखा। वह थोड़ा अनिश्चित था। बस कर दो। क्या ऊपर 80 वर्ग मीटर का ऑफिस स्पेस खाली नहीं है जिसे कोई किराए पर नहीं ले रहा? हम उसे किराए पर ले सकते हैं। 20 वर्कस्टेशन जोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। विक्रम ने एक पल सोचा और धीरे से बोला। वह श्रीमान सिंघानिया के साथ कुछ समय से थे, इसलिए उन्हें श्रीमान सिंघानिया के स्वभाव की कुछ समझ थी। एक बार श्रीमान सिंघानिया कोई फैसला ले लेते हैं तो उसे आसानी से नहीं बदलते। तो फिर किराए पर ले लेते हैं। वह ऑफिस स्पेस कई महीनों से खाली पड़ा है और किराए पर नहीं गया। अगर हम जाकर बात करें तो हमें कीमत कम करवाने में कामयाबी मिल सकती है। विक्रम का सुझाव सुनकर फरहान को आखिरकार राहत मिली। ये काम मुझे सौंप दो। मैं पहले बिजनेस चलाता था और मोलभाव करने में काफ़ी अनुभवी हूँ। विक्रम ने अपनी मर्जी से यह काम ले लिया। चंद्रयान स्टूडियोज छोड़कर राज बिजनेस कार में बैठ गए। भाई संजय, ड्राइवर के बारे में कोई खबर? श्रीमान सिंघानिया, मैंने कल रात फ़ोन किया था लेकिन संपर्क नहीं हुआ। मैं आज काम के बाद उनके घर जाकर देखने वाला हूँ। संजय मोरे थोड़ा शर्मिंदा होकर बोले। ठीक है, ऐसा करते हैं। मेरे पास दोपहर में कार की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे चांदनी टेक्सटाइल मिल्स छोड़ दो, फिर कंपनी की कार लेकर सीधे अपने दोस्त से मिलने चले जाओ और देखो वह क्या सोचता है। ठीक है श्रीमान सिंघानिया। संजय ने सिर हिलाया। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स वापस। सबसे पहले वर्कशॉप और कैंटीन में गए और 1 महीने बाद होने वाले आयोजन के बारे में बात की। राज ऑफिस वापस आए और पिछले 2 दिनों में खर्च किए जा सकने वाले विधि फंड को व्यवस्थित करने लगे। 8 लाख रुपये का चैरिटी फंड खर्च हो चुका था। आज चंद्रयान स्टूडियोज जाकर उन्हें एक अप्रत्याशित पुरस्कार मिला, एक नया ऑफिस किराए पर लेना और कुछ ऑफिस सुविधाएं स्थापित करना। चंद्रयान स्टूडियोज पर कम से कम 20 लाख या शायद उससे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। अच्छा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो 80 लाख का विधि फंड जल्द ही खर्च हो जाएगा। राज आसानी से कुर्सी पर पीछे झुक गए, पानी का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया और एक घूंट लेना चाहा। गिलास मुंह तक लाने पर उन्हें एहसास हुआ कि गिलास खाली था। इस प्रतिक्रिया के बाद उन्हें याद आया कि श्रेया अनाथ आश्रम और बस का निरीक्षण करने गई थी। वह असहाय होकर मुस्कुराए और उठकर वाटर डिस्पेंसर के पास गए, एक गिलास पानी लिया और एक घूंट पिया। बैठने के थोड़ी देर बाद ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। अंदर आओ। ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुला और जतिन मल्होत्रा सावधानी से अंदर आए। डेस्क के पास पहुंचकर उन्होंने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। श्रीमान सिंघानिया, नमस्ते। बैठो। क्या बात है? राज ने डेस्क के सामने की सीट की ओर इशारा किया और पूछा। उन्हें सामने वाले व्यक्ति की कुछ याद थी। वह चांदनी टेक्सटाइल मिल्स का कर्मचारी था। वह कम बोलता था और एक ईमानदार व्यक्ति था। श्रीमान सिंघानिया, मैं बस कुछ पूछना चाहता हूँ। जतिन ने धीरे से कुर्सी खींची, केवल आधा नितंब उस पर रखा।
क्या बात है? राज ने जतिन को उत्सुकता से देखा। क्या कैंटीन तैयार नहीं हो गई है? मैंने सुना है कि कैंटीन में कुछ सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी यह काम करे। पता नहीं क्या ये संभव है। चिंता न करें श्रीमान सिंघानिया, मेरी पत्नी बहुत मेहनती है और घर और आंगन को बहुत साफ रखती है। हमें ज़्यादा वेतन की ज़रूरत नहीं है, 2000 काफ़ी होंगे। बस कर्मचारी छात्रावास के लिए इंतजार करना है। हम एक कपल रूम चाहते हैं। जतिन ने एक सांस में बोलकर श्रीमान सिंघानिया की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा। वह रविवार को छुट्टी से लौटने के बाद से श्रीमान सिंघानिया से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन हमेशा हिचकिचाता रहा। बस कल कंपनी की कैंटीन अचानक तैयार हो गई। वह थोड़ा घबरा गया, चिंतित था कि देर हो जाएगी और सफाई की नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर राज ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि कोई महत्वपूर्ण बात होगी, लेकिन जतिन के लिए यह एक बड़ी बात थी। 1 मिनट रुको, मुझे कर्मियों के बारे में पूछना है। उन्होंने कुछ सामान्य कर्मचारियों की भर्ती को कंपनी के कर्मियों पर छोड़ दिया था और अब उन्हें नहीं पता था कि कैंटीन की सफाई की स्थिति भरी गई है या नहीं। हालांकि अगर यह भरी भी हो तो इसे कहीं और व्यवस्थित किया जा सकता है। चाहे वर्कशॉप की सफाई हो या भविष्य में कर्मचारी छात्रावास की सफाई, एक नौकरी की व्यवस्था करना आसान है। थोड़ी देर बाद राज ने फोन रखा और एक हैरान सा भाव दिखाया। उन्हें नहीं पता था कि कंपनी ने अब तक कोई सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया था। मानव संसाधन विभाग ने कारण बताया कि फैक्ट्री का स्थान बहुत दूर था और सफाई के लिए इंटरव्यू देने वाले ज़्यादातर बुजुर्ग आंटियां थीं, जिनके लिए काम पर आना बहुत असुविधाजनक था। कुछ लोग जो आने को तैयार थे, उन्होंने सुना कि कैंटीन अभी तक नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा कि वे कैंटीन बनने के बाद देखेंगे। कोई समस्या नहीं, मैंने कर्मियों को बता दिया है। जब वह ज्वाइन करेगी तो तुम बस उनसे संपर्क कर लेना। वेतन का भी मुद्दा है। अब हम 4000 का वेतन दे सकते हैं। बाकी लाभों के लिए सभी कर्मचारियों के समान होंगे। राज ने जतिन की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद श्रीमान सिंघानिया। ये सुनकर जतिन जल्दी से खड़े हुए और झुककर धन्यवाद दिया। उन्हें नहीं पता था कि श्रीमान सिंघानिया इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे और 4000 का वेतन देंगे। आपको बता दें, उन्होंने अन्य जगहों पर सफाई कर्मचारियों के वेतन के बारे में पूछा था, जो आमतौर पर 2000 रुपये से ज़्यादा था। श्रीमान सिंघानिया ने वास्तव में 4000 दिए और अन्य कर्मचारियों के समान लाभ दिए। अगर आप इसे ध्यान से हिसाब करें तो ये केवल 4000 नहीं है। शिष्टाचार की जरूरत नहीं, सफाई का दायित्व सभी के लिए एक समान है। हाल ही में वर्कशॉप में कैसा लग रहा है? कोई असंतोष तो नहीं है? राज ने खड़े हुए जतिन को बैठने के लिए कहा और कुछ सामान्य सवाल पूछे। श्रीमान सिंघानिया, वर्कशॉप का मौजूदा कामकाजी माहौल बहुत बेहतर है और डायरेक्टर राणा के नेतृत्व में सभी काम के लिए बहुत उत्साहित हैं। जो काम पहले 7 दिन में होता था, वह अब 3 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय में पूरा हो जाता है। श्रीमान सिंघानिया के काम के बारे में पूछने पर जतिन काफ़ी उत्साहित लगे। राज ने एक आह भरी, कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह तो ओवरटाइम भी नहीं करते, फिर काम की दक्षता लगभग दोगुनी कैसे हो गई? बताओ, क्या चल रहा है? डायरेक्टर राणा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की और वर्कशॉप के कर्मचारियों को 2 समूहों में बांट दिया। हर हफ्ते दोनों समूहों के काम की मात्रा की गणना की जाती है। जिस समूह का काम कम होता है, वह ज़्यादा काम करने वाले समूह को दिन देता है। पहले से ही हर दिन सभी का काम के प्रति उत्साह बहुत ज़्यादा था। इस छोटी सी प्रतियोगिता के साथ सभी और भी मेहनत करने लगे। जतिन ने गंभीरता से बताया। ये सुनकर राज का मुंह सिकुड़ गया। उन्हें लगा था कि लोकेश राणा रुक गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह यहाँ इंतजार कर रहा है। उन्हें कल पता चला था कि सेल्स डिपार्टमेंट के उदय वर्मा ने ग्राहकों से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। पता नहीं उन इंटर्न्स को क्या हुआ, वे ज़्यादा समय से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें वीकेंड की छुट्टियां भी मिलती हैं। फिर भी उन्होंने इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे ले लिए? अब फैक्ट्री की उत्पादन दक्षता दोगुनी हो गई है, जिसका मतलब है कि आय भी दोगुनी होगी। निश्चित रूप से ये बुरा व्यक्ति ध्यान न देने पर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। काम की दक्षता महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आराम करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या वे पहले की तरह काम नहीं कर सकते? थोड़ा आलस करना अच्छा नहीं है। जतिन राज के शब्दों को सुनकर और भी प्रभावित हुए। श्रीमान सिंघानिया, चिंता न करें, हम ठीक हैं। सच कहूं तो काम करते समय हमें थोड़ी थकान महसूस होती है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में काम के घंटे कम हैं और ओवरटाइम की ज़रूरत नहीं है। तो भले ही उस समय हमें थोड़ी थकान महसूस हो, काम के बाद आराम करने से हम ठीक हो जाते हैं। दूसरी फैक्ट्रियों की तरह नहीं, जहां दिन में हम थक जाते हैं और रात में ओवरटाइम करना पड़ता है। समय के साथ सभी का काम के प्रति उत्साह खत्म हो जाता है और हर दिन बस उस थोड़े से वेतन के लिए वे सुस्त जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ श्रीमान सिंघानिया, ऐसा नहीं है। हमारे दिल में उम्मीद है। हम काम के बाद ये सोच सकते हैं कि कहाँ घूमने जाएं और टहलें।
कल कैंटीन पूरी हो गई थी और सभी मनोरंजन कक्ष में गए। मसाज कुर्सी इतनी आरामदायक है, उस पर बैठकर थोड़ी देर मसाज करने से दिन की ज़्यादातर थकान तुरंत गायब हो जाती है। इसलिए हम श्रीमान सिंघानिया के लिए काम करने को तैयार हैं, भले ही ये थोड़ा थकाऊ हो। जतिन की बात सुनकर राज के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। आमतौर पर ये कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें खुश और प्रभावित होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। ये सब लोकेश राणा का छठा नंबर है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई हल ढूंढना होगा। उन्हें प्रमोशन देने पर विचार करना चाहिए और यह पद ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्कशॉप के संचालन से कम संपर्क हो। लेकिन लोकेश राणा को प्रमोशन देने के बाद वर्कशॉप डायरेक्टर कौन होगा? राज ने काफ़ी देर तक सोचा और आखिरकार उनकी नज़र सामने बैठे जतिन पर पड़ी। क्या ये बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं है? ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। ऐसा ईमानदार व्यक्ति कभी भी लोकेश राणा की तरह मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। जतिन को जितना देखते राज उतने ही संतुष्ट होते। उन्होंने समय निकालकर लोकेश राणा से बात करने और इस मामले को लागू करने का फैसला किया। ठीक है, मैं सब समझ गया, तुम पहले वापस जा सकते हो। ठीक है श्रीमान सिंघानिया। जतिन ने सिर हिलाया, उठा और बाहर चला गया। बिजनेस डिपार्टमेंट। लोकेश राणा ऑफिस की कुर्सी पर वापस बैठे, उनके पैर क्रॉस थे। भाई राणा, इस बार आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरना हमें इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता। उदय वर्मा एक गिलास पानी लाए और लोकेश राणा को दे दिया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैंने बस तुम्हें कुछ याद दिलाया। ऑर्डर लेना तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। साथ ही हमारी चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के कपड़े उच्च गुणवत्ता वाले और कम कीमत के हैं। हमें फिर भी भाई राणा का शुक्रिया करना होगा। अगर भाई राणा ने हमें याद नहीं दिलाया होता तो हमें नहीं पता होता कि हम शनिवार और रविवार को बाहर बिजनेस करने जा सकते हैं। उदय ने जोर दिया। विक्रम यादव के तबादले के बाद से बिजनेस डिपार्टमेंट को कोई नया ऑर्डर नहीं मिला था। अगर विक्रम यादव के जाने से पहले का 10 लाख का ऑर्डर पूरा हो गया और कोई नया ऑर्डर नहीं आया तो वर्कशॉप में अंतराल हो सकता था। वह और 2 नए सेल्समैन हमेशा चिंतित रहते थे। बस कुछ दिन पहले लोकेश राणा उनके पास आए और सुझाव दिया कि वे शनिवार और रविवार को छुट्टी के दौरान बाहर बिजनेस करने जाएं। उन्होंने सोचा और सहमत हो गए। कंपनी के कर्मचारियों को छुट्टी थी, लेकिन इससे उनके बिजनेस संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो शनिवार और रविवार को तीनों ने आराम नहीं किया, बल्कि बाहर गए और कई ग्राहकों से मिले। अप्रत्याशित रूप से उन्हें वास्तव में कुछ हासिल हुआ। कुछ ग्राहक जिन्होंने पहले रुचि दिखाई थी ने उनकी यात्रा के बाद सीधे ऑर्डर दे दिए। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि कुछ ग्राहकों को आप एक ही यात्रा में साइन नहीं कर सकते, बल्कि लगातार संपर्क और रखरखाव की जरूरत होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी तारीफ सुनने नहीं आया, मैं तुम्हें और ऑर्डर लेने के लिए प्रेरित करने आया हूँ। अब वर्कशॉप की काम की दक्षता दोगुनी हो गई है। जब विक्रम यादव का 10 लाख का ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे द्वारा लिए गए 2 ऑर्डर हमारे लिए पर्याप्त नहीं होंगे। तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी, और तुम दोनों नए लोग भी। बिजनेस को बाहर निकालो। साथ ही अगर समय हो तो विक्रम यादव से और सीखो। वह 10 साल से ज़्यादा समय से बिजनेस में है और वह जो अनुभव साझा करता है वह मेरे से कहीं बेहतर है, समझे? लोकेश राणा अपनी सीट से उठे और उदय के कंधे पर हल्के से थपथपाया। वह बिजनेस डिपार्टमेंट से बाहर निकल गए। निर्माण स्थल। कड़ी मेहनत करो और इस बैच के सामान को उतार दो। सभी लोग खाना खा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने हार्ड हैट पहना था जोर से चिल्लाया। दूर में श्रमिकों का एक समूह ट्रक से सीमेंट उतार रहा था और उसे दूर ले जा रहा था। दोपहर हो चुकी थी और तेज धूप उनकी राख से ढकी गालों पर पड़ रही थी और पसीने की गंदी बूंदें नीचे टपक रही थीं। प्रमोद सावंत ने सीमेंट का आखिरी बैग रखा और पूरी तरह थककर सीमेंट के बैग के खिलाफ झुक गए। उन्होंने अपनी अपेक्षाकृत साफ पीठ से अपने पसीने से भरे गालों को पोंछा। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। वह एक बाल्टी के पास गया और जोर से अपना चेहरा धोया। इस समय फोरमैन आया। उसने 100 रुपये का नोट निकाला और उसे थमा दिया। ये लो, यह आज की मजदूरी है। लंच बॉक्स वहाँ है, जाकर खुद ले लो। धन्यवाद। प्रमोद सावंत ने 100 रुपये का नोट लिया, उसे सावधानी से जेब में रखा और दूर खड़ी खाने की गाड़ी की ओर चला गया। एक बॉक्स लंच लेने के बाद उसने एक छायादार जगह ढूंढी और खाने लगा। मैं कहता हूँ, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? अगर मैंने तुम्हारी पत्नी को फ़ोन नहीं किया होता तो मुझे लगता कि तुम गायब हो गए हो। संजय मोरे प्रमोद सावंत के पास आए और उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने श्रीमान सिंघानिया को चांदनी टेक्सटाइल मिल्स छोड़ने के बाद दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। आखिरकार उन्हें उनकी पत्नी को फ़ोन करना पड़ा। पूछने पर पता चला कि वह निर्माण स्थल पर सीमेंट उतार रहा था। इस मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, ये जल्दी बंद हो जाता है। प्रमोद सावंत ने जेब से मोबाइल निकाला और संजय मोरे के सामने दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुम्हें मुझे ढूंढने की याद क्यों आई?
कोई बात है, बोलते हुए उसने सिगरेट का एक डब्बा निकाला। सिगरेट का डब्बा शायद काम की वजह से थोड़ा कुचला हुआ था। उसने उसमें से एक अपेक्षाकृत पूरी सिगरेट निकाली और संजय मोरे को दी। नहीं, धूम्रपान छोड़ दिया। संजय ने सिगरेट की ओर देखा लेकिन उसे नहीं लिया। श्रीमान सिंघानिया के ड्राइवर बनने के बाद उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया था। आखिरकार श्रीमान सिंघानिया धूम्रपान नहीं करते थे। एक ड्राइवर के रूप में वह कार में धूम्रपान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया। छोड़ना बेहतर है, पैसे बचते हैं। प्रमोद सावंत ने सिगरेट वापस ली, उसे मुंह में डाला, जलाया और लंबा कश लिया। संजय ने प्रमोद सावंत को धूल से ढके देखा और चुपके से आह भरी। अगर उनके परिवार की मुलाकात श्रीमान सिंघानिया से नहीं हुई होती तो शायद उनकी भी यही हालत होती। नहीं, शायद इससे भी बदतर। आखिरकार उनकी पीठ में चोट थी और वह सीमेंट उतारने जैसे कठिन काम भी नहीं कर सकते थे। तुमने ये नौकरी कैसे शुरू की? क्या करूं? इन सालों में मेरी सबसे बड़ी कला ड्राइविंग है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और कोई मुझे नहीं चाहता। केवल इस तरह का श्रम ज्यादा कमाई देता है तो मैं ये करता हूं। प्रमोद सावंत ने दूर देखा और एक धुआं का छल्ला छोड़ा। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, लेकिन रात का सिक्योरिटी गार्ड और दिन में मजदूर के रूप में काम करता हूं। तुम कितने साल के हो? फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हो। सावधान रहो, कहीं शरीर को नुकसान न हो जाए। संजय ने कुछ चिंता के साथ कहा। क्या करूं? मेरे बच्चे को घर खरीदने के लिए बंधक चुकाना है। अब उसकी गर्लफ्रेंड है और दहेज के लिए पैसे बचाने हैं। तुम मेरी तरह हो, तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। प्रमोद सावंत ने आह भरी और संजय मोरे की ओर मुड़ा। तुमने अभी तक नहीं बताया तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हा, अब असल बात। मेरे पास यहाँ एक अच्छी नौकरी है। करना चाहोगे? संजय ने 2 बार हंसा। अभी की बातचीत के बाद उन्हें पता था कि वह श्रीमान सिंघानिया द्वारा सौंपा गया काम पूरा कर सकते हैं। कैसी नौकरी? वेतन कितना है? क्या यह विश्वसनीय है? प्रमोद सावंत ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन उनके मन में कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थीं, इसमें क्या अच्छा हो सकता था? ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।